हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भव्यदीप पाटीदार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं नेविगेट इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी जिसमें आपने फ्लूइड के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन यानी कि आपका इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड किया था। हमने वहां पर हमने फ्लूइड के बारे में बताया, मैकेनिक्स क्या होती है ये बताया, फ्लूइड पे जो फोर्सेस होते हैं, बैलेंस, अनबैलेंस, स्टैटिक, डायनामिक्स, है ना, ये सबने बेसिक चीजें देखी थी जहां पर फ्लूइड के बारे में हमें जानकारी हो चुकी थी। आज हम लोग फ्लूइड के उस टॉपिक पर आ रहे हैं जहां से बिल्कुल बेसिक चीज होती है। आपने उसको 9th-10th लेवल से साइंस से पढ़ना शुरू किया, लेकिन आज भी जब आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो इन टर्म्स का और इन वैल्यूज का काफी इंपॉर्टेंस होता है। वहां पर आपको इनका यूज होता ही होता है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास जो फ्लूइड है उसकी प्रॉपर्टीज जो है, आज अपनी मेन हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा प्रॉपर्टीज पर, ठीक है। पूरा लेक्चर हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जिसमें डिफरेंट प्रॉपर्टी जो है आपको वो पढ़ाई जाएंगी। आप पहले से इन्हें जानते हैं, लेकिन आपको अब इसे मेरे अकॉर्डिंग याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यस, चलिए कोई बात नहीं, है ना। अगर आपको कुछ काम है तो ठीक है। चलिए, ये कोर्सेस हैं, आपको पता ही है हमारे कोर्सेस रन कर रहे हैं। तो अब हम आज के अपने टॉपिक पर आते हैं, जिसका नाम क्या है, आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इन प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में काफी सारी प्रॉपर्टीज आती है, वो आपको देखना होती है, लेकिन आज हम जिन पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे वो हमारी बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज है। जैसे आप लोगों ने कभी डेंसिटी के बारे में पढ़ा होगा, तो कभी आप लोगों ने जो है स्पेसिफिक जो है आपका ग्रेविटी के बारे में पढ़ा होगा, तो कभी आप लोगों ने जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम के बारे में पढ़ा होगा, है ना। ये जो है कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, इनको सबको आप जानते हैं बहुत अच्छे से। और स्पेसिफिक वेट के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। आज के हमारे टॉपिक में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग विस्कोसिटी को भी समझें, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका और भी टॉपिक बचेंगे, लाइक सरफेस टेंशन, है ना, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से करेंगे। अभी आज कोशिश करते हैं इनको कवर अप करने की। और जब आप यहाँ पर विस्कोसिटी समझेंगे तो विस्कोसिटी के साथ में कंटिन्यूएशन में एक टॉपिक और आता है जो कि इसी से मिलता जुलता है या इसी का टॉपिक है, विच इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। ये हमें और भी करना रहेगा, तो आज हम इसे भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग फ्लूइड प्रॉपर्टी में आते हैं डेंसिटी पर। सबसे पहली हमारी प्रॉपर्टी कौन सी है, तो वो है डेंसिटी। क्या होती है डेंसिटी? बचपन से आप लोग एक टर्म पढ़ते आ रहे हैं, रो, और इसको आप हमेशा याद रखते हैं एम बाई वी। हमेशा आप कहते हैं कि रो इज इक्वल टू एम बाई वी, यही आपकी डेंसिटी है। क्या कहेंगे डेंसिटी को? इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इस डेंसिटी को ही दूसरे शब्दों में मास डेंसिटी भी कहा जाता है, इसे मास डेंसिटी भी कहते हैं, याद रखें, ठीक है ना। केवल डेंसिटी नहीं, तो मास डेंसिटी भी कहा जाएगा, ठीक। यहाँ लिखा है डेंसिटी इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, है ना। डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम फॉर द सब्सटेंस और मैटर, ठीक है। फॉर द सब्सटेंस और मैटर के लिए ये मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। अगर इसकी बात करें तो ये लिक्विड और गैसेस दोनों चीजों के लिए निकलती है। हम इसे डिनोट करते हैं किससे, तो रो से। ये हमारा जो सिंबल है ये क्या है, रो कहलाता है, राइट। चलिए, अब इसकी कुछ वैल्यूज होंगी, उसके पहले आपको इसका एक फॉर्मूला देखना है जो हमने पीछे भी लिखा था। वो क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। वैल्यूज की बात करते हैं, डिफरेंट वैल्यूज जो होती है वो कौन कौन सी, जैसे आपको जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा याद होना चाहिए, वो आपकी ये कुछ 3 वैल्यूज यहाँ पर बोर्ड पे है। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है फ्लूइड के लिए, तो फ्लूइड आपका कौन सा होता है? फ्लूइड जो होता है वो आपका सब्सटेंस जो है, उसमें आपकी एयर भी हो सकती है और आपका लिक्विड भी हो सकता है। तो हमने सबसे पहले यहाँ कहा कि एयर जो होगी, एयर की डेंसिटी हम कितनी कंसीडर करते हैं, तो 1.225 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अभी यूनिट पर चर्चा करेंगे, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कई बार यूनिट से हमारा काम हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, लेकिन बाद में करेंगे। देखो, एयर के लिए आप यहाँ लिखा रो ऑफ एयर, ये कितना होगा, तो वो होगा 1.225 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वहीं हम वाटर के लिए बात करें तो वाटर के लिए ये 1000 होगा, और अगर हम मरकरी के लिए बात करते हैं तो यही 13,600 होगा। इसको दूसरे शब्दों में देखें अगर आप, तो इसको आप ऐसे ही लिख सकते थे, 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। या फिर आप लोगों ने अगर थोड़ा यूनिट कन्वर्जन समझा होगा, देखा होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 13.6 मेगाग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है।
क्योंकि किलो का मतलब 10⁻³ और 10⁻³ यहां से आएगा और ये टोटल बना देगा मेगा यानी कि 10⁻6, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक बात है, आप लोगों को इनकी वैल्यू याद रखना होगी। अब इंपॉर्टेंट बात है इसकी यूनिट की। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? यूनिट्स। हमें यूनिट्स बताना होती है डेंसिटी की। हर चीज के लिए मैं आपको यूनिट बताऊंगा, लेकिन एक ही बार बताऊंगा, आज ही बताऊंगा। आज की क्लास अटेंड करिए। ये यूनिट्स अगली बार न्यूमेरिकल में डायरेक्टली लिखी जाएगी, वहां पर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाएगा। तो अगर हम बात करें हमारी डेंसिटी की, तो डेंसिटी का मतलब आपने कहा यहां पर आप लिख दीजिए मास और नीचे लिख दीजिए आप वॉल्यूम। ठीक है, तो मास और वॉल्यूम जब आप लिखते हैं तो आपको यहां से पता है कि मास को हम लोग किस में दिखा सकते हैं? केजी में दिखा सकते हैं, और वॉल्यूम जो है उसको हम लोग मीटर क्यूब में दिखा सकते हैं। और इस तरीके से हमारी ये यूनिट जो बनेगी वो एसआई यूनिट बनेगी। कौन सी यूनिट बनेगी? एसआई यूनिट। लेकिन क्या सर इसकी सीजीएस यूनिट भी होती है? यस, अगर सेम फॉर्मूला आप लोग यूज करते हैं और आप बोलते हैं कि अगर मैं मास को मैं ग्राम में लिख दूं केवल, और जो हमारा वॉल्यूम है उसको मैं लिख देता हूं सेंटीमीटर क्यूब में, तो ये आपका एक नया जो है फॉर्मूला, ये डेरिवेशन, सॉरी, आपकी यूनिट आती है विच इज इन सीजीएस यूनिट। ठीक है, अब इनमें दोनों में थोड़ा सा आप यहां से कन्वर्जन भी समझ लें कि अगर आपको दिया गया है क्या, आपको दिया गया है केजी पर मीटर क्यूब और आप कहां जा रहे हैं, आप पहुंच रहे हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पर, तो आपको कन्वर्जन करते आना चाहिए। यहां से आपका क्या हो जाएगा? ये आपका 10⁻³ हो जाएगा। और जब आप यहां से यहां पहुंचेंगे, मतलब ये आपने लिख दिया क्या? किलो। ठीक है, तो आप किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो आपको यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो कैसे समझाएं? ऐसे समझाते हैं। डायरेक्ट यहां से हम यहां पहुंच रहे हैं तो मैं इसको इक्वल करने की कोशिश करता हूं या इसको हटाने की कोशिश करता हूं, तो यहां मैं क्या लिखूं? यहां पर मैं लिखने वाला हूं 10⁻³ ग्राम। लिख दिया ये। अब अगर मैं कहूं 1 मीटर बराबर कितना? 100 सेंटीमीटर, तो यहां पर मेरे पास 10⁻² सेंटीमीटर हो जाएगा और उसका मैं क्यूब कर दूंगा। इससे अगर मैं देखूं तो 10⁻³ ग्राम आया, नीचे वाले से मेरा 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर आप इसको देखें तो आप इसको आगे लिख सकते हैं नेक्स्ट में कि आपका हो गया 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कर सकते हैं इतना, कोई दिक्कत तो नहीं। एनर्जी यूनिट का कन्वर्जन आपको आना ही चाहिए, यूनिट कन्वर्ट करते आना चाहिए। मैंने सीधा सीधा क्या किया है फिर से बता देता हूं, किलो को यहां चेंज कर दिया और मीटर को भी यहां पर चेंज कर दिया। दोनों को जब चेंज किया तो मुझे फाइनली क्या मिलता है? यहां से 10⁻3, और ये जब 6 ऊपर जाएगा तो 6 ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा वो? 10⁻6, और आप इसको बराबर कर लेंगे तो ये आपकी यूनिट कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये बात ये किसके इक्वल आ गई? तो ये 1 केजी पर मीटर क्यूब के इक्वल। ठीक है, चलिए अब यहां पर एक चीज तो आ गई हमारी यूनिट में। अगली चीज होती है हमारी डायमेंशन। डायमेंशन जब भी पूछा जाए तो याद रखना, डायमेंशन को आप लोग कैसे लिखते हैं? तो डायमेंशंस जो होती हैं या डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, उससे भी आप थोड़ा सा समझ लें। मैं 2-4 बार डायमेंशनल फॉर्मूला अगर बताऊंगा तो आप वो भी समझ जाएंगे। जैसे कि मुझे लिखना है डेंसिटी, और डेंसिटी क्या होती है? तो डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। अब मास को मैं क्या लिखता हूं? तो मास को मैं लिखता हूं कैपिटल एम से। आप लोगों ने बिल्कुल बनाया होगा इस टाइप के डायमेंशनल फॉर्मूले, है ना। और नीचे हो गया आपका वॉल्यूम, मतलब कि लेंथ का क्यूब। वॉल्यूम मतलब मीटर का क्यूब होता है या लेंथ का क्यूब होता है, तो ये लिखेंगे। और इस तरीके से आपका जो फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा ml-3। ठीक है ये बात, तो ये हो गया आपका डायमेंशन। क्लियर? चलिए, हर चीज के लिए हम लोग यूनिट और डायमेंशन दोनों बताने वाले हैं। यूनिट हमने देखी सीजीएस और एसआई यूनिट। तो ये आपकी डेंसिटी की बात थी। कुछ डेटा याद रखेंगे, कुछ यूनिट के मामले याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक अगली टर्म हमारी आती है जो है हमारी स्पेसिफिक वेट। क्या आ रहा है? स्पेसिफिक वेट। इसको ओमेगा से दिखाया जा रहा है। किससे दिखाया जा रहा है? ओमेगा से। ये जो लिखा है ये ओमेगा है। ठीक है, अब स्पेसिफिक वेट जो होता है वो क्या होता है? तो सुनिए, जैसे आप लोगों ने जब भी कभी आप वेट बताते हैं, क्या बताते हैं? वेट बताते हैं, और आगे स्पेसिफिक लग जाता है तो उसका एक मीनिंग होता है। वो क्या होता है वो समझेंगे। जब कभी हम लोग सुनिएगा, जब कभी हम लोग डेंसिटी बताते हैं, डेंसिटी मास डेंसिटी बताते हैं, तो हम लोग क्या लिखते हैं? मास डेंसिटी में हम लोग लिखते हैं कि मास डेंसिटी में हम लोग लिखते हैं मास बाय वॉल्यूम। तो वैसे ही हमारा स्पेसिफिक वेट का एक दूसरा नाम है जिसको हम कहते हैं वेट डेंसिटी। क्या कहते हैं? वेट डेंसिटी। ठीक है,
तो इसको कैसे लिखोगे, यहां पर आप लिख दीजिए वेट डेंसिटी। क्या लिख दीजिए, वेट डेंसिटी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, तो इसको आप लिखेंगे ऊपर आपका वेट और नीचे आप लिख दीजिएंगे वॉल्यूम। ठीक है क्या ये बात, ये मास हो गया और नीचे क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। ठीक है, ये आपकी दोनों यूनिट बन गई। इसी तरीके से बनाना है आपको, ध्यान रखना है इसी तरीके से। ठीक है, क्लियर। चलो देखो, क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक वेट इज द वेट पर यूनिट वॉल्यूम हो गया आपका। इट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू लिख दीजिए, या फिर इसको आप ओमेगा से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, आपका वेट क्या हो जाएगा या ओमेगा क्या हो जाएगा यहां से, तो आपने कहा कि ये जो है रेशो होगा वेट और वॉल्यूम का। हमने वेट और वॉल्यूम का रेशो बनाया। वेट क्या होता है, mg। ठीक है, और वहीं पर अगर मैं रो कहूं आपको, तो रो m/v होता है। इसको अगर आप सॉर्ट आउट करोगे, इसको ठीक से लिखोगे, तो यहां पर हमको ओमेगा क्या मिलेगा, तो वेट बाय वॉल्यूम हमें लिखना था, mg बाय हमने क्या लिख दिया, v लिख दिया, mg बाय v लिख दिया। अब इसमें से m बाय v अगर मैं अलग कर देता हूं, तो यहां पर आपके पास बचता है रो, सॉरी g, और m बाई v जो है वो क्या बनता है, वो रो बनता है, और ये आ गया g। तो अगर मैं कहूं कि ओमेगा आपका, कई बार इसको आप गामा से दिखाते हैं, तो गामा या आपका ओमेगा। ठीक है, गामा या फिर आपका ओमेगा, दोनों जो है वो इसी के सिंबल है। ठीक है, ये गामा, गामा बराबर क्या होता है, तो रोजी होता है। गामा क्या है, तो आपका स्पेसिफिक वेट हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा भी हो सकता है और ये इसका गामा भी हो सकता है, दोनों याद रखेंगे। ठीक है ये बात, क्लियर। चलिए, अब स्पेसिफिक वेट आपने बता दिया, तो इसकी यूनिट भी आप बताइए स्पेसिफिक वेट की क्या होगी। तो आसान है स्पेसिफिक वेट की यूनिट बताना। अगर मैं इसको गामा से डिनोट करता हूं, किससे डिनोट करता हूं मैं, गामा से, तो गामा क्या है, रो इंटू जी है। अब यहाँ पर रो क्या है, तो अभी आपने लिखा कि इट इज सर केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। और अगर जी की हम बात करते हैं, जी मतलब क्या है हमारा, एक तरीके का एक्सेलरेशन है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। एक मीटर से यहाँ एक मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास जो निकल कर आया वो आया केजी पर मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका गामा। ठीक है ये बात, है ना। अगर इसी को आप सीजीएस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम यहां से सीजीएस में भी बता देंगे। इन सीजीएस क्या होगा, गामा, इसको आप लिख दीजिए ग्राम, इसको आप लिख दीजिए ग्राम, इसको आप लिख दीजिए सेंटीमीटर, और इसको आप लिख दीजिए सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि सीजीएस में भी सेकेंड सेकेंड ही रहता है। ठीक, तो ये आपकी किसकी बन जाएगी, सीजीएस यूनिट बन जाएगी, ये सीजीएस में हो जाएगा। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट होता है हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या इंपॉर्टेंट होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला, वो भी समझ लेते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ होगा, इसलिए मैं डायरेक्टली बना रहा हूं। डायमेंशनल फॉर्मूला में ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए, वो कैसे बनाओगे, तो आपका जो है गामा इज रो टाइम्स ऑफ जी, क्या है, रो टाइम्स ऑफ जी, और इसको आप लिखोगे m बाई वी, है ना, और इसको आप लिखते हो क्या, ये आपका जी ही हो गया, या एक्सेलरेशन कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये m इंटू जी है, आपका फोर्स की तरह बन जाएगा, और नीचे आपका वॉल्यूम हो जाएगा। फोर्स का होता है mlt-2, ठीक है, mlt-2, और वॉल्यूम का होता है l क्यूब। इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा m l की पावर -2 t की पावर -2। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, किसका, गामा का। ठीक है ये बात, गामा जो है वो ये बनेगा। आप आसानी से बना सकते हैं, आपका मन करे आप उस तरीके से बना सकते हैं जैसे आप इसको कहते, तो मैं कैसे बनाता, मैं बताता सर कि इसका m लिख दीजिए, ठीक है, नीचे वाले का क्या लिख दीजिए, l क्यूब लिख दीजिए। इट इज एक्सेलरेशन विच इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर, टी स्क्वायर। तो यहां से आपका एक टी कैंसिल, एल कैंसिल आउट होता, तो फिर देखिए एल ऊपर जाता, टी ऊपर जाता, तो यही फॉर्मूला आता। कोई बड़ी बात नहीं है, डायमेंशनल फॉर्मूला उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना आपका जो आपकी यूनिट इंपॉर्टेंट होती है। तो आप यूनिट अच्छे से याद रखें, ठीक है, हर किसी की यूनिट आपको याद होना चाहिए। अब आती है हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है जब हम कभी रेशो निकालते हैं बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज। ठीक है, ग्रेविटी में, स्पेसिफिक ग्रेविटी में जो हम रेशियो निकालेंगे बिटवीन टू सेम क्वांटिटी, वो किनका होगा, तो हम डेंसिटी का रेशियो लेने वाले हैं। किसका रेशियो लेंगे, डेंसिटी का। ठीक, कैसे लिखा है, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड
टू दी डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। बस इतनी सी बात आपके स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिफाइन कर देती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को एस जी लिखेंगे तब भी चलेगा, उसको केवल कैपिटल जी से डिनोट कर देंगे तब भी चलेगा। ठीक है, आपने कहा कि अगर मेरे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी मुझे लिखने को कहा गया है तो मैं कैसे लिखूंगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए मैं लिखूंगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए मैं लिखूंगा जी, और मैं ऊपर भी लिखूंगा डेंसिटी, मैं बिलो भी क्या लिख दूंगा? डेंसिटी। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डेंसिटी आएगी। बस बात इतनी सी होगी कि ऊपर जो आएगा वो किसी फ्लूइड का आने वाला है जिसकी मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी बताना है, और नीचे जो है वहां कौन आएगा? तो स्टैंडर्ड फ्लूइड आएगा। कौन आएगा? स्टैंडर्ड फ्लूइड आएगा। ये इसका फॉर्मूला बनता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम आगे और पढ़ेंगे। देखो, तो ये रेशो हो गया। एक लाइन तो आपने जो डेफिनेशन में लिखी है वो हमने कर ही दी है। हमने लिखा है कि ये रेशो होता है बिटवीन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है इट इज ऑल्सो रिफर्ड एज द रिलेटिव डेंसिटी। अब आप सभी लोग जानते हैं कि ये रिलेटिव डेंसिटी ही तो होगी भाई। कभी भी किसी की चीज में, किसी के रिस्पेक्ट में किसी दूसरी बॉडी की प्रॉपर्टी को बताना, एक प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में दूसरी प्रॉपर्टी बताना, सॉरी, एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी के बदले में दूसरे सब्सटेंस की वही प्रॉपर्टी बताना आपका क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है रिलेटिव, है ना। तो रिलेटिव में आपका यही आएगा आंसर। रिलेटिव डेंसिटी भी बोल सकते हैं इसको आप, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं? तो आपके सामने है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को आप कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। इसकी यूनिट वगैरह की बात की जाए तो यहां पर आपको यूनिट में डायमेंशन लेस दिखाई देगा, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी है, नीचे भी डेंसिटी है। इसका फॉर्मूला हम लोग आगे करेंगे। वाटर के लिए भी मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर आपसे कोई कहता है कि लिक्विड के लिए बताइए, तो लिक्विड के लिए जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है वो वाटर है। लिक्विड के लिए जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है वो क्या है? वाटर। ठीक है, और अगर हम कहें हम गैस के लिए बताना चाहते हैं, स्टैंडर्ड फ्लूइड गैस के लिए क्या हो जाएगा? तो वो हो जाता है आपका एयर। यहाँ स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या हो जाएगा? एयर। क्या ये बात ठीक है? आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। रिलेटिव आपको एक एक टर्म है, रिलेटिवली शो करना है, रिलेटिव बताना है, और वो नाम क्या है उसका? वो नाम है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी रेशियो होता है डेंसिटी का। हमने डेंसिटी का बनाया। लिक्विड की बात करेंगे, ऊपर लिक्विड ले लेंगे, नीचे गैस की बात करेंगे, एयर ले लेंगे, गैस ले लेंगे। क्लियर? पक्का? तो सुनिए, अगर पक्का है, क्लियर है, तो सुनिएगा। इसे हम लोग अगर कहें कि इधर देखना, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर आपसे कहीं बोला जाए स्पेसिफिक ग्रेविटी और ग्रेविटी अगर दिया हुआ है, तो आप क्या लिखोगे? स्पेसिफिक ग्रेविटी और ग्रेविटी क्या होता है? तो किसी भी लिक्विड का या फ्लूइड ले लूं, डायरेक्ट फ्लूइड ले लिया, है ना। और यहां नीचे आप क्या ले लीजिए? स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड ले लीजिए आप। अब आप कभी भी अगर स्टैंडर्ड फ्लूइड की विस्कोसिटी, सॉरी, स्टैंडर्ड फ्लूइड की क्या निकालना चाहते हैं? डेंसिटी निकालना चाहते हैं, इसको राइट शिफ्ट कर दीजिए और इसको नीचे लेकर आ जाइए। तो आपका स्टैंडर्ड फ्लूइड जो होगा, स्टैंडर्ड फ्लूइड जो होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा आपका डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू दी, टू दी क्या आ जाएगा नीचे आपका? एस जी या जी, एस जी या जी आ जाएगा। ठीक है, या अगर मैं कहूं आपको कि मुझे केवल फ्लूइड निकालना है, मुझे क्या निकालना है? केवल फ्लूइड की डेंसिटी निकालना है, तो मैं जी का मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके अंदर? वो मैं कर दूंगा किसी स्टैंडर्ड फ्लूइड के अंदर। किसके अंदर कर दूंगा? स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, क्लियर? यही फॉर्मूला यहां पर मेंशन किया गया है। ऐसे ही निकालकर हमने यहां डायरेक्टली मेंशन कर दिया है कि जब कभी मुझे किसी की डेंसिटी, फ्लूइड की डेंसिटी चाहिएगी, तो मैं उसमें वाटर की डेंसिटी, क्योंकि लिक्विड की बात करेंगे तो वाटर आ जाएगा, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे किसी गैसेस की, एयर की, तो यहाँ पर एयर ले लेंगे। और इसीलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी जब आपसे बोला जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी बोला जाता है, तो आप क्या करते हैं? आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप मल्टीप्लाई कर देते हैं किसका? आपकी ग्रेविटी का या डेंसिटी का। ठीक है, तो वो आपकी डेंसिटी कितनी हो जाती है? वो आपके रिलेटिवली अगर मैं निकाल के बताऊं तो आपको यहां पर रिलेटिव
या फिर आप कहेंगे इसको कैपिटल जी, कितना हो जाएगा, तो यहां ले लीजिए मरकरी और नीचे ले लीजिए वाटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना 13,600 डिवाइडेड बाई यहाँ कितना हो जाएगा 1000, तो ये कितना हो जाएगा आपका 13.6। ठीक है, और यूनिट लेस है इसलिए यूनिट लगाने की जरूरत नहीं। यहां से भी आप अब इनकी सारी चीजों की यूनिट्स वगैरह बता सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि यूनिट बताइए तो आप क्या बताएंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, जी होती है। रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटी, तो ये कैसी हो जाएगी आपकी यूनिट लेस हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, यूनिट लेस। और यूनिट लेस होगी तो साथ में क्या होगी, डायमेंशन लेस भी होगी। यूनिट लेस होगी तो साथ में डायमेंशन लेस भी होगी, क्योंकि कोई डायमेंशन नहीं आएगी। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगली प्रॉपर्टी बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा नहीं पूछी जाती है, बट फिर भी अगर हम बात करें स्पेसिफिक वॉल्यूम की, किसकी बात करें, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो पता है जो आप लोगों ने अभी डेंसिटी पढ़ी थी, आपने क्या पढ़ा था, डेंसिटी। डेंसिटी आपने पढ़ी थी मास बाय वॉल्यूम। अगर इसी चीज को मैं रेसिप्रोकल कर देता हूं तो वो बनता है वॉल्यूम बाय मास एंड इट इज नोन एज स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, कर दीजिए रिवर्स, इसको v बाई एम कर दीजिए। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड एंड इज रेसिप्रोकल ऑफ द डेंसिटी। ये किसके रेसिप्रोकल होती है, तो डेंसिटी के रेसिप्रोकल होती है। आई बात समझ में, डेंसिटी के रेसिप्रोकल क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। क्लियर, यूनिट क्या होगी इसकी, तो यूनिट आप बताएंगे कि जो आपने डेंसिटी की यूनिट बनाई उसका जस्ट आप रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो। एसआई में इसकी यूनिट यही हो जाएगी, है ना, एसआई में इसकी यूनिट हो जाएगी। और अगर सीजीएस में लिखना चाहिए तो आप सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम लिख सकते हैं, किसमें, तो सीजीएस में। क्लियर है, ये आपकी किस में हो जाएगी, सीजीएस में हो जाएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं विच इज विस्कोसिटी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। विस्कोसिटी आप लोग समझते भी होंगे कि आपके पेपर में पहले कॉलेज टाइम से ही, और आपके जो है पेपर में आप देखेंगे तो आपको विस्कोसिटी काफी इंपॉर्टेंट नजर आएगी। काफी सारे क्वेश्चन इससे आते भी हैं, है ना। इंडिविजुअली इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो विस्कोसिटी लिखा है ये प्रॉपर्टी वाइज भी इंपॉर्टेंट है और इसका यूज भी होता है। इसके कई सारे फैक्टर्स भी आते हैं, इनके कई सारी चीजें हमें इसमें वेरिएशन भी पढ़ना पड़ता है विस्कोसिटी का, तो वो अब समझते हैं विस्कोसिटी क्या होती है। ठीक है, विस्कोसिटी का मतलब पहले तो आप सिंपल टर्म में समझें कि ये एक फ्लूइड का रेजिस्टेंस है। क्या है, फ्लूइड का रेजिस्टेंस। कैसा रेजिस्टेंस है फ्लूइड में, तो आपको पता है कि जब भी किन्हीं दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, क्या होता है, रिलेटिव मोशन। एक बॉडी रुकी हुई है, दूसरी उसके ऊपर चल रही है, दोनों बॉडी रिलेटिव चल रही है। तो जब भी कभी रिलेटिव मोशन आता है तो दो लेयर्स ऑफ दी बॉडी जो होती हैं, या जो सरफेस कॉन्टेक्ट सरफेस होती है, उनके बीच में एक रेजिस्टेंस या ऑब्स्टेकल होता है। एक बॉडी या एक सरफेस दूसरी सरफेस को अपने ऊपर स्मूथ फ्लो नहीं होने देती, दैट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी या दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज विस्कोसिटी। लेकिन विस्कोसिटी इज स्पेसिफिक टर्म डिफाइंड फॉर फ्लूइड, है ना, ये स्पेसिफिक वर्ड है, स्पेशली इट इज डिफाइंड फॉर फ्लूइड, है ना। क्योंकि आप लोग जो है हर बार जो, अब आप कहीं पर भी अगर रेजिस्टेंस देखें तो वहां पर विस्कोसिटी नहीं बोलते हैं, वहां पर आप एक वर्ड यूज करते हैं फ्रिक्शन। आप एक वर्ड यूज करते हैं फ्रिक्शन। एक्चुअल में ये भी एक तरीके का फ्रिक्शन है, लेकिन हम इसको फ्रिक्शन ना बोलकर बोलते हैं कि ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड टू फ्लो या फॉर फ्लोइंग। इट इज अ क्वांटिटेटिव मेजर। क्वांटिटेटिव मेजर का मतलब क्या है, इसमें आपको न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगी, ठीक है, ऑफ अ फ्लूइड रेजिस्टेंस टू द फ्लो, है ना। रेजिस्टेंस हो रहा है फ्लूइड के फ्लो के लिए लग रहा है, लेकिन उसका हमें क्वांटिटेटिव मेजर बताना है। लिखा है it determines the strain rate in a fluid that is generated by given applied shear stress। ठीक, एक बार में यहां पर एक लाइन लिख दी गई है कि ये स्ट्रेन रेट बताता है किसके लिए, जो शेयर स्ट्रेस दी होगी उसके लिए। लेकिन इसको आपको बहुत क्लियरली समझना भी होगा, जो कि हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ते समय समझेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करें कि ये प्रॉपर्टी जो है वो किस वजह से आती है। अगर कारण पूछा जाए तो याद रखना
एक टर्म आती है कोहेसिव फोर्स। मैंने कल आपको बताया भी था कि कोहेसिव फोर्स कौन से फोर्स होते हैं, जो कि आपके बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल पे लगे, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं। ठीक है, दो फ्लूइड की लेयर, मतलब आपका मान लीजिए वाटर ही फ्लो कर रहा है, तो वाटर के ऊपर वाटर की एक लेयर चलेगी और जो उसके मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाएंगे वही फोर्स हमारा रेस्ट्रिक्शन वाला फोर्स या रेजिस्टेंस वाला फोर्स कहलाएगा विस्कोसिटी। क्लियर है ना? विस्कस फोर्स इनडायरेक्टली आप कहते हैं, लेकिन अभी समझे वो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, विस्कोसिटी। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है विस्कोसिटी के बारे में। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हम इसको मैथमेटिकली देखना चाहें, हम इसका फॉर्मूला देखना चाहें, तो वो क्या होगा। तो पहले फिर से एक डेफिनेशन छोटी सी कि ये क्या है। तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी फ्लूइड की फ्लूइडिटी का मेजर होता है। इसका मेजर होता है फ्लूइडिटी का। फ्लूइडिटी का मतलब एबिलिटी ऑफ फ्लो। एबिलिटी टू फ्लो जो होगा वो फ्लूइडिटी कहलाता है। तो कोई फ्लूइड कितना ज्यादा फ्लूइड है, कितना ज्यादा फ्लूइडिटी है, वो डिफाइन होती है विस्कोसिटी से। अगर मैं आपको कहूं कि विस्कोसिटी अगर ज्यादा है, विस्कोसिटी अगर ज्यादा है, इसका मतलब डेफिनेट है कि उसकी फ्लूइडिटी जो होगी वो कम होगी। एबिलिटी टू फ्लो जो होगा वो क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। ये हमारा एक रिलेशन होता है, इन जनरल रिलेशन। तो ये मेजर करने के लिए सिग्निफिकेंस है आपका एक ये। ठीक, आगे लिखा है इट इज डिफाइंड एज द शियर स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ठीक है, उसने लिखा कि शियर स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। अब यहां पर देखो, शियर स्ट्रेस जब हम बात करते हैं तो यही शियर स्ट्रेस, और जब आप कह रहे हैं कि रेट ऑफ शियर स्ट्रेंथ, तो यहां पर आपको अलग तरीके से लिखकर बताया जाएगा। देखो, ये लिखा है लेंथ, कौन सी लेंथ, चेंज इन लेंथ। इसको थोड़ा सा समझे, ऊपर वाला फॉर्मूला बाद में समझेंगे, ऊपर वाला फॉर्मूला बाद में आता है, नीचे वाला पहले आता है। कैसे लिखा है देखो, अगर मैं कभी आपको बोलता हूं स्ट्रेस, क्या कहता हूं, शियर स्ट्रेस, टाउ कहूंगा, तो आप बोलोगे सर शियर फोर्स अपॉन एरिया लिख दीजिए। थोड़ा बहुत आप कॉलेज टाइम से ये बात जानते होंगे। टाउ यानी कि शियर स्ट्रेस को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं फोर्स अपॉन एरिया। कौन सा फोर्स, शियर फोर्स, तो मैंने एफएस लिखा। जब मैं आपसे पूछता हूं आप मुझे स्ट्रेन लिखकर बताइए, क्या लिखकर बताइए, स्ट्रेन, तो आप स्ट्रेन में क्या लिखते हो, आप स्ट्रेन में लिखते हो कि चेंज इन लेंथ, आप लिखते हो चेंज इन लेंथ टू दी ओरिजिनल लेंथ, है ना, यही लिखते हो, चेंज इन लेंथ टू दी ओरिजिनल। ठीक, तो अब मैं क्या यहां से स्ट्रेन रेट लिखूं, क्या मैं स्ट्रेन रेट लिखूं, और जब मैं स्ट्रेन रेट लिखता हूं तो यहां पर एक नई चीज आती है विच इज पर यूनिट टाइम। क्या चीज आती है, पर यूनिट टाइम। ठीक है, अगर पर यूनिट टाइम यहां पर ऐड हो रहा है तो जरा ध्यान से देखें, ये लेंथ बाय टाइम लिखा है और उसके मल्टीप्लाई में या उसके नीचे टाइम लिखा है, तो ये रहा लेंथ बाय टाइम और उसके मल्टीप्लाई में लेंथ हो गया यहां पर। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या हो गया, ये हो गया आपके लिए एक तरीके से शियर स्ट्रेन रेट। अब थोड़ा और समझते हैं, ये कहां से आ गया बीच में, ठीक है, देखो कैसे, कि आपसे बोला गया है शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन इज विस्कोसिटी। आप सभी म्यू को जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। इसको मैं लिख रहा हूं शियर फोर्स, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, शियर फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं चेंज इन लेंथ या चेंज इन डायमेंशन टू दी ओरिजिनल डायमेंशन, या लेंथ ही लिख दें जब, चेंज इन लेंथ टू दी ओरिजिनल लेंथ, और इस ओरिजिनल लेंथ के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे किसका, टाइम का, क्योंकि आपको रेट चाहिए। आपको क्या चाहिए, रेट, रेट यानी कि फिजिक्स में टाइम, यानी कि आपका यहाँ पर फ्लूइड में टाइम हो जाएगा। ठीक, जब आप ये लिखोगे तो आपको यहां से समझ में आना चाहिए कि ये तो कॉमन हो गया। अब लेंथ बाय टाइम क्या होता है, या मैं कहूं चेंज इन लेंथ बाय टाइम क्या होगा, चेंज इन टाइम क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये तो ना, ये होता है हमारा वेलोसिटी। ये क्या होता है, वेलोसिटी होता है, जिसको हम लोग यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी मानेंगे, क्योंकि चेंज इन लेंथ है ना, चेंज इन वेलोसिटी।
तो क्या इस इक्वेशन को ऐसा लिखा जा सकता है कि ये हुआ हमारा shear फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय, यहां से मैंने लिखा चेंज इन वेलोसिटी मतलब du, और उसके नीचे लिखा है लेंथ, और हम जब जब भी कभी दो लेयर्स के बीच में देखते हैं तो उनकी लेंथ को हम लोग dy लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? dy। और यही आपका आ गया म्यू। और इसको अगर आप चाहें तो थोड़ा सा यहां से टाउ लिखकर देख लीजिए। क्या आपको थोड़ा थोड़ा सा ये ऐसा नहीं लग रहा है कि यही तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी था? यही तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है। क्या आता है? टाउ इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ du बाई dy। ठीक है, चलिए, तो क्लियर है ये बात आपको कि विस्कोसिटी जब हम पढ़ रहे होते हैं तो विस्कोसिटी का आप लोगों को एक फॉर्मूला ये भी याद रख सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, चाहे तो, अदरवाइज ऐसा कंपल्सेशन कुछ भी नहीं है कि आपको ये याद रखना ही है। ठीक है, चलिए, तो अब हमारा आज का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है विच इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। यहां से पिक्चर शुरू हो रही है। यहां से आपको समझना होगा कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं हमारे इसमें। ठीक है, क्या होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी? तो यहां पर थोड़ी सी बातें लिखी हैं, उसको समझते हैं, फिर इसके डेरिवेशन पर भी आते हैं। लिखा है इट स्टेट्स दिस स्टेट्स दैट the shear stress between two adjacent layer of the fluid is directly proportional to the rate of change of velocity with respect to the distance between them, and it is known as velocity gradient। तो क्या मैं यहां से आपको ये du by dy जो लिख कर दिया था, क्या इसको शॉर्ट में यहां पर कह दूं कि यही तो हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट था? यही हमारा क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। अगर आपको यह भी समझना है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट कैसे निकलता है तो वो भी मैं शॉर्ट में बता देता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक लेयर ये है और एक सेम लेयर मेरे फ्लूइड की ये है। अगर मैं कहूं आप लोगों से कि इन दोनों के बीच में कितना गैप है, इन दोनों के बीच में कितना गैप है, तो आप कहेंगे कि ये जो गैप है, आप इसको मानिए कि ये गैप डीवाई का है। किसका है? डीवाई का। और जो मेरा फ्लूइड चलता है वो यहां से कहां चले जाता है? कुछ इस तरीके से, या इसको ऐसे है, हमारा ये ऐसे चलता है ना। और यहां पर आप देखते हैं कि जो फ्लूइड आगे निकल जाता है वो कितना आगे निकलता है, हम जब पढ़ते हैं तो और इसको आगे एक्सप्लेन किया जाएगा, बट ये डी यू है, ये डी यू है। ठीक है, ये ऐसी प्रोफाइल आपको दिखाई देती है जब आप फ्लूइड के बारे में बात करते हैं। तो ये आपकी दो एडजेसेंट लेयर है ना। ये कौन सी है? इसको आप लेयर 1 मान लीजिए, ये आपकी लेयर 1 है, और इसी के एडजेसेंट में ये आपको लेयर 2 दिखाई दे रही है। ठीक है, दो लेयर के बीच में कुछ इस तरीके की प्रोफाइल मिलेगा। और आप वेलोसिटी से उसकी डिस्टेंस का जब रेशियो लेते हैं, du बाई dy लिखते हैं, तो यही हमारा क्या कहलाता है? यही कहलाता है हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, और यही चीज मेंशन करते हैं हमारे न्यूटन भाई साहब। क्या बोलते हैं वो कि जब भी कभी आप शेयर स्ट्रेस को देखोगे तो शेयर स्ट्रेस जो होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, जिसको वेलोसिटी ग्रेडियंट कहा जाता है। आगे बढ़े। दिस मीन्स दैट द रेजिस्टेंस टू फ्लो यानी कि विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज डिटरमाइंड बाय द वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड अ कांस्टेंट कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी व्हिच इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, और ये वाला फॉर्मूला था कि मुझे अगर किसी तरीके से वेलोसिटी ग्रेडियंट और एक कांस्टेंट जो है प्रॉपर्टी है जो कि आपकी डायनेमिक विस्कोसिटी या विस्कोसिटी कहलाएगी, अगर ये दोनों पता हो तो मैं किसी में भी शेयर स्ट्रेस निकाल सकता हूं, किसी फ्लूइड की शेयर स्ट्रेस कितनी है वो निकाल सकता हूं। ठीक है, ये बात यहां से समझाई गई है। अब इस लॉ को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं मैथमेटिकली। आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास यहां पर है ना, ये कितना है? तो ये है आपका डेल थीटा, ये लिखा है डेल वाई। डेल वाई क्या है? दो लेयर के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे एक शेयर स्ट्रेस लग रही है, वो कुछ इस तरीके से दिखाई गई है, और यहाँ की शेयर स्ट्रेस आपको टाउ इज प्रोपोर्शनल टू डेल थीटा बाय डेल टी दिख रहा होगा। ठीक है, और यहीं पर आपको u इज इक्वल्स टू डेल u दिख रहा है। हम लोगों ने यहाँ u बराबर कितना दिख रहा है? 0। ठीक है, ये अगेन क्या है? यहाँ पर डेल थीटा, जो कि आपको ये दिखा रहा है कि कितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट या कितना ज्यादा एंगुलर डेविएशन हुआ। और यहां पर आप देख पा रहे होंगे डेल यू इंटू डेल टी।
चलो कुछ बातें यहां पर मैंने फिर से मेंशन की है, आप अगर इसको पढ़ के देखेंगे तो हमने कहा शेयर स्ट्रेन एंगल कितना है, तो डेल थीटा है। शेयर स्ट्रेन एंगल किसको कहते हैं, वो ये रहा, ये शेयर। आप अच्छा इसको एक बात और समझें, उसके बाद हम बात करेंगे। देखो ये यहां वाली एक लेयर दिखाई दे रही है आपको सबसे नीचे, ठीक है। आप देखेंगे कि हमारा फ्लूइड जो होता है ना, वो इस पहली वाली लेयर पर कभी भी आगे नहीं चलता है, इसीलिए इस वाली लेयर को, पहली जो एडजस्ट सबसे पहली वाली लेयर जो होती है, इसको बोला जाता है, या यहां पर क्या अचीव होती है, हमें नो स्लिप कंडीशन अचीव होती है। क्या अचीव होती है, नो स्लिप कंडीशन। क्या होती है नो स्लिप कंडीशन, जहां पर फ्लूइड सरफेस पर चिपक जाए और वो उस पर स्किड या स्लिप नहीं करती है, उसको नो स्लिप कंडीशन कहते हैं, ठीक है। सबसे नीचे वाली लेयर पे नो स्लिप कंडीशन, फिर जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आपको अपना फ्लूइड जो है वो क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये फ्लूइड की ना आपको ये कुछ इस तरीके से लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन किसकी है, ये किस चीज की बात है, तो आपने कहा कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आपका फ्लूइड जो है वो आगे बढ़ चुका होगा, ये फ्लूइड आगे बढ़ चुका होगा। अब आपको नीचे यहां पर u बराबर 0 दिख रहा है, क्योंकि यहां पर फ्लूइड जो है ना रेस्ट कंडीशन में है, फ्लूइड जो है वो बिल्कुल चिपक चुका है। और जब आप, हाँ जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतनी ज्यादा शेयर स्ट्रेस, और जब आप एक लेयर ऊपर ही जाते हैं, जस्ट एक लेयर ऊपर जाते हैं, तो वहां पर आपकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाती है, और चेंज होकर वो डेल यू हो जाती है, ठीक है। डेल यू इज द स्मॉल चेंज, डेल का मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंज दिखाता है, ठीक है। तो हमने कहा कि वेलोसिटी चेंज हो गई। अच्छा वेलोसिटी किसके बराबर होगी, क्या होगा, तो हम उसके लिए भी एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, या हम कुछ चीजें लेते हैं, जैसे कि आप जब ग्रेडियंट देखेंगे तो आपको यहाँ पर कितना एंगुलर डेविएशन दिखा, आपने कहा सर डेल थीटा का, ठीक है। आपने कहा ये डिस्टेंस कितनी है, डेल वाई है, कितनी है, डेल वाई। अब मैं आपसे कहता हूं कि वो कितना आगे निकल गया, अगर आपको ये बताना है इस लेयर से वो कितना आगे निकल गया है, तो आप कैसे बताएंगे, आपको ये डिस्टेंस चाहिए, आपको क्या चाहिए, ये डिस्टेंस, ठीक है। ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो आप निकाल सकते हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, मुझे डिस्टेंस चाहिए तो मैं स्पीड इंटू टाइम का मल्टीप्लाई कर दूंगा। स्पीड इंटू टाइम का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितनी स्पीड है, डेल यू, और टाइम कितना लिया तो डेल टी, तो मेरे पास ये वाली जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आ जाएगी। समझ चुके होंगे आप ये बात कि ये वाली डिस्टेंस कैसे आएगी, तो डेल यू बाई डेल टी से आएगी। क्लियर है। अच्छा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहता है कि शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर स्ट्रेन। अब शेयर स्ट्रेन क्या है, थीटा है, शेयर स्ट्रेन क्या है यहाँ पर, थीटा है, क्योंकि ये एंगुलर शेयर स्ट्रेन के फॉर्म में देखते हैं, शेयर जो है एंगल के फॉर्म में आता है, इसलिए एंगल ले लिया, ठीक है। और यहां लिखा है कि दिस डेल थीटा विल कंटिन्यूअसली ग्रो विथ टाइम एज लॉन्ग एज स्ट्रेस इज मेंटेन। मतलब आपने अगर किसी फ्लूइड के ऊपर कोई लेयर पे फोर्स लगाया है, शेयर फोर्स लगाया है, तो शेयर स्ट्रेस आएगी, शेयर स्ट्रेस आएगी, तो डेल थीटा भी आगे बढ़ता रहेगा या इंक्रीज करता रहेगा, ठीक है। द अपर सरफेस मूविंग एट अ स्पीड ऑफ डेल यू लार्जर देन द लोअर, सही बात है, यहां पर स्पीड कितनी है, 0, और यहां पर स्पीड कितनी है, डेल यू, तो अपर वाली लेयर की स्पीड ज्यादा है। लिखा हुआ है such common fluid as water, oil, air shows a linear relation between applied shear and resulting shear strain, ठीक है। तो ये लीनियर रिलेशन आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक। अब आगे हम बात करते हैं हमारी इसी चीज पर कुछ रिलेशंस की, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि अगर मैं छोटा सा चेंज देखना चाहता हूं, क्या देखना चाहता हूं, छोटा सा चेंज, किसमें देखना चाहता हूं वो चेंज, मेरी शेयर स्ट्रेन में, किसके साथ, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, किसके साथ देखना चाहता हूं, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मेरे लिए ये किसके बराबर आएगा, तो वो आएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट के बराबर। किसके बराबर आएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट के बराबर, ठीक है। आपका डायग्राम आप थोड़ा सा भूले नहीं, डायग्राम क्या था, तो एक आपकी ये वाली लेयर थी, एक आपकी ये वाली लेयर है। लेयर्स को मैं थोड़ा सा अच्छा बना देता हूँ, डार्क में बना देता हूँ। लेयर जो है आपके पास दो लेयर है, एक लेयर ये रही और एक लेयर आपकी ये रही। इन दोनों के बीच में अगर हम गैप की बात करें तो इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कितना है, आपने अभी कहा ये गैप डी वाई का है, किसका है, डी वाई। यहां वाली से यहां तक जाते जाते ये एंगल कितना हो जाता है, डी थीटा हो जाता है। ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाती है, तो ये होती है डी थीटा इंटू डी टी, ठीक है। और सॉरी डी थीटा बोलते डी यू इंटू डी टी, ये कितनी होती है, डी यू इंटू डी टी होती है। और आपके ऊपर वाली जो लेयर है वो कितने से वेलोसिटी से मूव कर रही है, डेल यू से, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो इसकी वेलोसिटी 0 है, ठीक है। ये आपने अभी अभी डायग्राम देखा था पीछे, ठीक है। तो आप कहेंगे कि डेल थीटा बाई डेल टी मतलब रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन किसके बराबर होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट के, मतलब ये डेल यू बाई डेल वाई के बराबर होगा, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने जब ये फोर्स लगाया तो हम लोगों ने एक और चीज देखा था कि ये जो आपकी शियर स्ट्रेस है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, ये शियर स्ट्रेन रेट किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी ग्रेडियंट के। और ये वेलोसिटी ग्रेडियंट के बारे में जब बात करोगे तो आपके पास एक अल्टीमेटली फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा टाउ बराबर म्यू टाइम्स ऑफ डी थीटा बाई डी टी बराबर म्यू टाइम्स ऑफ डी यू बाई डी वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला है, यही आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है। आपको इससे ज्यादा अभी ये इन सब चीजों में जाने की जरूरत नहीं है। आप दो बातें याद रखें मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आप सोम पढ़ रहे होते हैं और जब आप फ्लूइड पढ़ रहे होते हैं तो आपको दो चीजें पढ़ाई जाती है अलग अलग। इन फ्लूइड अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शियर स्ट्रेस जो होगी ये प्रोपोर्शनल होगी किसके, डी थीटा बाई डी टी के। ठीक है, इसको कहते हैं रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। क्या कहते हैं, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। और जब हम बात करते हैं किसकी, हमारे सॉलिड्स में बात करते हैं, इन सॉलिड्स जब बात करते हैं तो वहां पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहां पर आपका शियर स्ट्रेस जो होती है वो डायरेक्टली शियर स्ट्रेन के बराबर होती है, ना कि आपका रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, नॉट रेट ऑफ। क्लियर ये बात, ये दोनों में डिफरेंस है। नहीं तो फ्लूइड और इनको अलग अलग नहीं पढ़ाया जाता है ना। फ्लूइड वाला चैप्टर अगर सब्जेक्ट अगर अलग चल रहा है इसका मतलब इसमें आपके सोम से कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है ही। अलग चलने का मतलब ही ये होता है कि डिफरेंस है। ठीक, कुछ बातें और, जैसे यहां पर एक कांस्टेंट आया है जिसका नाम है म्यू। क्या नाम है इसका, म्यू नाम है। और ये जो म्यू नाम है ये कैसे डिनोट किया जाता है, तो यू के पीछे आप ऐसी डंडी खींच दें, ये आपका म्यू हो जाता है। म्यू जो होता है इसको हम एब्सोल्यूट विस्कोसिटी या डायनामिक विस्कोसिटी कहते हैं, जो कि आपके लिए आगे चलकर बहुत काम आएगा। आपको याद रखना है म्यू इज द एब्सोल्यूट और डायनामिक विस्कोसिटी। यहां नहीं है जगह, कोई बात नहीं, चलो। इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होती है, जिसको पास्कल सेकेंड भी कहते हैं। और हमारा इसकी कॉमन यूनिट एक और पॉइज आती है, जिनके बारे में मैं आगे चल के और बात करूंगा, है ना। पॉइज यानी कि आपका डेका पास्कल पर सेकेंड, डेका पास्कल सेकेंड, ये सब यूनिट आएंगी आगे चल के। ठीक है, देखो ये यूनिट किसकी यूनिट आ रही है, डायनेमिक विस्कोसिटी। किसकी यूनिट आई, डायनेमिक विस्कोसिटी। जब डायनेमिक विस्कोसिटी की आप यूनिट लिखते हैं तो मुझे बताइए, आप लिखते हैं म्यू, या पूरा फॉर्मूला ही मैं डिराइव करके बता देता हूं एक बार फटाफट। आपने लिखा टाउ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ डी यू बाई डी वाई, डी यू बाई डी वाई। ठीक है, या फिर आपने कहा कि हम जो है यहां लिखते हैं डी थीटा बाई डी टी। दोनों सही है अपनी अपनी जगह। तो ये जो है ये स्ट्रेन है, ये क्या है, स्ट्रेन है। स्ट्रेन जो होती है वो कैसी होती है, ये यूनिटलेस होती है। स्ट्रेन जो होती है वो क्या होती है, यूनिटलेस होती है। तो स्ट्रेन यूनिटलेस है, यहां से मुझे किसकी यूनिट चाहिए, म्यू की चाहिए। तो क्या मैं कह दूंगा कि टाउ इंटू मुझे dt अगर मिल जाए तो मेरा काम बन जाए। और टाउ क्या होता है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। और dt यानी क्या हो जाएगा, तो वो dt यानी कि टाइम हो जाएगा। dt यानी कि क्या हो जाएगा, टाइम। तो अगर मैं यहां से फाइनली कहूं तो म्यू के लिए आप लिखेंगे, फोर्स को लिखेंगे न्यूटन, एरिया को लिखेंगे मीटर स्क्वायर, और यहां लिख देंगे सेकेंड। तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर जो है इसकी यूनिट है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट बन जाएगी। अब इसी को हम लोग पास्कल इंटू सेकेंड भी कहते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सोम में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, या इसी को सोम में पढ़े हो या प्रेशर में पढ़े होंगे, इसी को हम पास्कल कह देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, पास्कल। तो आपका ये पास्कल बन गया और ये सेकंड आ गया, तो पास्कल और सेकंड भी यूनिट बन जाएगी। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे पास्कल, और पीछे कौन आ गया, सेकंड। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। अब इसकी एक और यूनिट अगर बात करें हम लोग, तो न्यूटन को आप क्या लिख सकते हैं, उससे हम लोग निकाल लेते हैं। देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड लिखा हुआ है, जिसको आपने कहा कि हम इसको पास्कल इंटू सेकेंड लिख देंगे। ये वाली चीज क्या कहलाई, ये वाली चीज पास्कल कहलाई। अब इसके बाद आप न्यूटन को चेंज करें, तो न्यूटन को जब आप चेंज करेंगे तो न्यूटन क्या होता है, न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। ठीक है, तो यहां से सेकेंड से एक ये गया, एक ये गया, तो इसकी एक यूनिट और आई, वो आई केजी पर मीटर इंटू सेकेंड। केजी पर मीटर इंटू सेकेंड इसकी यूनिट आई। अब देखेंगे आपको ये यूनिट मिलेगी केजी पर मीटर पर सेकेंड, है ना। मैंने लिख दिया इसको केजी पर मिनट मीटर और सेकेंड ऐसे, या फिर आप इसको लिख सकते हैं ऐसे भी।
ठीक है, चलिए, तो सारी यूनिट्स आपको याद होना ही चाहिए। अब इसी चीज को एक और नाम दिया गया है, विच इज पॉइजुली। क्या नाम दिया गया है? पॉइजुली। अब पॉइजुली किसकी यूनिट होती है? तो पहला तो ये कि ये डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट है। किसकी यूनिट है? डायनामिक। पेपर में ना सीधी वाली यूनिट बहुत कम आती है, जब भी अगर आएगी तो ऐसे थोड़ा सा ऊपर नीचे घुमा फिरा के नए नाम वाली जो यूनिट होगी ना, वही आपको वो देगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि पॉइजुली का भी रिलेशन बताइए, तो मैंने यहां पर उनको भी कंसिडर किया हुआ है। ये आपकी पूरी की पूरी जो है पॉइजुली इसमें नहीं लिखा है, एक मिनट, ये ये देखो, ठीक, वन पॉइज। अब पॉइज क्या हुआ वो भी बात करेंगे, फिर उसको कैसे पॉइजुली से कन्वर्ट किया, तो पॉइज और पॉइजुली में भी आ गए। तो मैं आपको पॉइज पहले बताऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले पॉइज बता लेने दो, है ना। इसमें अभी तक पॉइज का नाम आया नहीं था, ठीक है, तो ये रहा पॉइज आपका। चल देखो, यूनिट्स मैंने बहुत सारी ली है, बहुत सारे कन्वर्जन होते हैं एफएम में। पॉइज भी है, पॉइजुली भी है, दोनों है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं और है, आप अभी देखते जाओ। देखो, पहली बात तो आपने कहा है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, अभी आपने बताई, एक यूनिट बताई। इसी को आप क्या कह रहे हैं? पास्कल इंटू सेकंड। ये आपको बात शायद समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, सीजीएस में जब बढ़ोगे आप, तो आपको पता है कि सीजीएस में न्यूटन को आप क्या लिख सकते हैं? तो न्यूटन को आप लिख देंगे डाइन। न्यूटन को आप क्या लिख देंगे? डाइन लिख देंगे। फिर आपके पास कौन है नीचे? सेकंड। तो सेकंड हमेशा किस में रहता है? सेकंड हमेशा सेकंड में रहता है। फिर लिखा है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर को आप कन्वर्ट करेंगे और आप लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप सीजीएस में लिखेंगे तो ये देखो, ये जो यूनिट बनी आपकी, ये कौन सी यूनिट बन गई? ये सीजीएस यूनिट बन गई। ये कौन सी बन गई? सीजीएस यूनिट। अब उसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज वन डायन, व्हाट इज वन डाइन, डायन नहीं बोलते, डाइन बोलते हैं, सॉरी। तो वन डाइन जो होता है, वन डाइन जो होता है वो क्या होगा? या देखो, ये फोर्स की यूनिट है। डाइन किसकी? सीजीएस यूनिट है, फोर्स की। तो फोर्स क्या होता है आपका? फोर्स अगर मैं कहूं, न्यूटन पहले समझाता हूं, वन न्यूटन इज इक्वल टू, आपको सबको पता है, किलोग्राम, और नीचे क्या आ जाएगा आपका, आपको फोर्स लिखना है ना, तो फोर्स एम ए, एम इंटू ए, तो ये आ जाएगा आपका मीटर, और नीचे आ जाएगा आपका सेकंड स्क्वायर। इसी को जब आप डाइन में लिखते हो, किस में लिखते हो? डाइन में, तो किलोग्राम जो है वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है, किलोग्राम आपका ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है, मीटर आपका सेंटीमीटर में हो जाएगा, और सेकंड स्क्वायर आपका सेकंड स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो ये आपके कन्वर्जन है बेसिक, जो न्यूटन के आप पढ़ते हो, न्यूटन से फोर्स के जो है आपके। तो यहां देखो, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर डाइन कहलाता है। न्यूटन को मैंने कहा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हमारे इन बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? क्या होता है इनका रिलेशन? तो वो हमारा रिलेशन है वन न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ठीक है, ये रिलेशन होता है। अब इसी को सॉल्व करते हुए अगर मैं आपसे कहूं कि पास्कल सेकंड या न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होगा, तो उसको 10⁵ डाइन सेकंड पर मीटर स्क्वायर लिखा जा सकता है। और यही जो होता है वो 10 पॉइज कहलाता है। मतलब अल्टीमेटली 1 पास्कल सेकंड इक्वल टू 10 पॉइज। अल्टीमेटली 1 पास्कल सेकंड इज इक्वल टू 10 पॉइज। ठीक है ना, क्लियर? तो क्या मैं अब आपको एक बात और कहूं? आप देखो, ये देखो, 10 पॉइज जो होता है, 10 पॉइज को ही आप 1 पॉइजुली कहते हो। 10 पॉइज को आप 1 पॉइजुली कहते हो। ठीक है, ये बात, ये सारी ऊपर वाली यूनिट तो आप अभी कर ही रहे, पॉइज को कन्वर्ट करा आपने, है ना। पॉइज एक्चुअल में, पॉइज जो है ये आपकी सीजीएस यूनिट है। कौन सी यूनिट है ये? सीजीएस यूनिट हो गई। किसकी हो गई ये सीजीएस यूनिट? तो आप इसको कहोगे विस्कोसिटी की। किसकी? या डायनेमिक विस्कोसिटी की कहेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, बट ठीक है, विस्कोसिटी की यूनिट है सीजीएस यूनिट। तो वैसे ही आपने 10 पॉइज जब बोला तो वो बन गया 1 पॉइजली। ठीक, इस पूरे पेज में अगर देखें तो केवल एक ही पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आप सब समझ चुके हैं, और वो ये है। ठीक, चलिए, अब जब डायनेमिक विस्कोसिटी हो गई, तो
अगली विस्कोसिटी है हमारी काइनेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक क्या होती है? आपने डायनेमिक पढ़ी, वो डायनेमिक आपकी आई न्यूटन्स लॉ से। कहां से आई? न्यूटन्स लॉ से। अच्छा ठीक है, पॉइजली है, आपको मिलेगी, अगर बुक्स वगैरह देखेंगे तो उसमें मिल जाएगी, है ना। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में बात करें तो ये क्या करता है? ये भी फ्लूइड के इंटरनल रेजिस्टेंस को आपको बताता है। लेकिन यहां पर एक वर्ड यूज होता है, अंडर ग्रेविटी। क्या यूज होता है? अंडर ग्रेविटी। मतलब हम कैसे करेंगे? यहां पर कहीं ना कहीं ग्रेविटी की टर्म आएगी, और जब कभी आप अपनी डायनेमिक विस्कोसिटी को डेंसिटी के साथ डिवाइड कर देंगे, किसके साथ? डेंसिटी के साथ, तो आपको अपनी काइनेमेटिक विस्कोसिटी मिल जाएगी। मतलब यहां से मैं कहूं काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होती है ये क्या होती है? तो ये डायनेमिक बाय डेंसिटी होती है। ये क्या होती है? डायनेमिक बाय डेंसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी। ठीक है, डायनेमिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी को हम क्या कहते हैं? काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे काइनेटिक विस्कोसिटी इज द मेजर ऑफ एनी फ्लूइड्स इंटरनल रेजिस्टेंस टू द फ्लो अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम। वो तो फालतू की बात लिखी है। यस, अभी बताएंगे ना आपको ये चीज। मैंने शायद काइनेमेटिक्स में कल बता दिया है आपको कि फोर्स कंसीडर नहीं किया जाता है, इसमें फोर्स कंसीडर नहीं होता है ना। अच्छा, जिसमें मास की टर्म होती है उसमें फोर्स होता है, जिसमें मास की टर्म नहीं होती उसमें फोर्स नहीं होता। आप ध्यान रखना, जिसमें मास की टर्म आएगी वो आपकी फोर्स वाली टर्म होगी, या वो आपकी डायनेमिक्स होगी। कहीं पर मैं लिख देता हूं नोट, if mass is present in the quantity या फॉर्मूला, तो ये जो फॉर्मूला होगा वो डील्स विथ डायनेमिक्स। ठीक है, ये डिफरेंस है, बहुत अच्छा डिफरेंस है ये। आपको ऐसे भी चेक नहीं करना है कि आपका फोर्स है या नहीं है, कुछ भी नहीं। आप देख लो कि क्या कहीं वो मास से रिलेट कर रहा है या मास पे डिपेंडेंसी है ना। इफ क्वांटिटी इज मास इंडिपेंडेंट, क्वांटिटी इज मास इंडिपेंडेंट, देन तब आप क्या कहोगे? तब आप कहोगे कि ये आपका काइनेमेटिक्स हो जाएगा। ठीक, हाँ यस, है ना। डेंसिटी से डिवाइड करने से मास हट जाता है, इसीलिए आपने पॉइंट बिल्कुल सही पकड़ा है यहां पर। ठीक है, चलिए, तो अब ये क्लियर है। यहां पर इसकी बेसिक बात करें, इसकी यूनिट्स वगैरह हम देखते हैं अपने क्या होती है। ये आप न्यू से लिखते हैं, किससे लिखते हैं? न्यू, इसको याद रखना है, ये न्यू कहलाता है। ठीक, चलिए, अब इसकी यूनिट्स देखेंगे। यूनिट में काइनेटिक विस्कोसिटी की यूनिट्स कौन कौन सी होती है? तो पहले तो आप आपकी जो डायनेमिक है उसमें आप डेंसिटी को डिवाइड कर दें तो भी काम हो जाएगा। तो और दूसरी यूनिट, इसकी सबसे इजी यूनिट अगर आपको याद रखना हो तो ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्या है? मीटर स्क्वायर पर सेकंड यूनिट हो जाती है। सीजीएस में अगर वही देखेंगे, मीटर स्क्वायर को आप सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए और सेकंड हो जाएगा। और इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं स्टोक्स। एक तरफ पॉइज आता है, दूसरी तरफ आपका स्टोक्स आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूनिट भी आपकी। ठीक है, एक तरफ जब आपने पॉइज पढ़ा, वैसे ही यहां पर क्या आ जाता है? तो यहां पर स्टोक्स आ जाता है। सीजीएस यूनिट आपकी सेंटीमीटर पर सेकंड होती है। स्ट्रोक इज इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक, वन स्ट्रोक इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो अगर रिलेशन आप निकाल के देखेंगे तो आपका ये हो जाएगा, किसमें? एसआई के साथ में सीजीएस। ये यूनिट की कौन सी यूनिट हो गई आपकी? एसआई यूनिट हो गई। और ये वाली यूनिट कौन सी हो गई आपकी? तो ये वाली यूनिट सीजीएस यूनिट हो गई। ठीक, नेक्स्ट, अब हम लोग जब इतनी देर से विस्कोसिटी पढ़ रहे हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ रहे हैं, तो उससे हमें क्या पता चलता है उसके बारे में छोटी सी बातें हैं। तो देखेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी टेल्स अस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द shear stress and the velocity gradients between the layers of the fluid। क्योंकि यहां पर आप ये पढ़ते हैं अल्टीमेटली, यहां पर आप अल्टीमेटली पढ़ते हैं किसको? ये पढ़ते हैं, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट ही था ना पीछे। तो ये आपका क्या हो गया कि ये इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन बताता है, पहला पॉइंट। दूसरा यहां पर क्या है कि ये किसमें शियर स्ट्रेस फाइंड करने में मदद करता है?
अगर कोई एक फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है, मूवमेंट में है, मोशन में है, तो उसकी अगर हमें शियर स्ट्रेस चाहिए तो हम इस लॉ से निकाल सकते हैं। ये बेसिक्स की बात है। अब इसने क्या करवाया, तो जब आप आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कवर कर रहे थे तो कहीं ना कहीं आप तैयारी कर रहे थे डिफरेंट टाइप के फ्लूइड्स की जानकारी के लिए, डिफरेंट टाइप के फ्लूइड्स आपको पता चलेंगे इससे, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो है वो फ्लूइड को दो पार्ट में डिवाइड करती है, वन इज न्यूटोनियन फ्लूइड एंड अदर इज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड ये कौन होते हैं, कैसे होते हैं, तो उसको समझते हैं। न्यूटोनियन फ्लूइड जो होते हैं, नाम से पता चल रहा है कि जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करे, सिंपल बात है ना, जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं। जैसे कि मैं कहूं दो फ्लूइड्स फॉर विच द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेस। रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज स्ट्रेन, तो यहां पर सीधा सीधा बोला गया है कि शियर स्ट्रेन रेट जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तो शियर स्ट्रेस के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। यही तो न्यूटन्स लॉ है। इसको अगर फॉलो कर रहे हैं तो फिर आपका काम हो जाएगा। विस्कोसिटी एंड शियर स्ट्रेस दी, अब यहां से क्या लिखा है, देयरफॉर द विस्कोसिटी एंड शियर स्ट्रेस रेट जो आपका ग्राफ बनेगा वो लीनियर बनेगा। ये देखो यहां पे भी पावर 1 है, यहां पर भी पावर 1 है, तो इनका प्रोपोर्शनल जाएगा, उसमें भी बात वही बनने वाली, इसलिए ये सब छोड़ो अभी 2 मिनट के लिए, ठीक है। देखो दूसरा लिखा है, एग्जाम्पल क्या है, तो वाटर, अल्कोहल, मिनरल ऑयल और भी इसके एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन अब ये न्यूटोनियन की बात थी, किसकी बात थी, न्यूटोनियन, सिंपल वर्ड में जो फॉलो कर रहा है। दूसरा हमारे पास आता है नॉन न्यूटोनियन। दूसरे कौन है, नॉन न्यूटोनियन, जो कि हमारे डायरेक्ट, मतलब हम कहें कि हमारा ये जो फॉर्मूला था टाउ इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ डी वाई डी वाई, है ना। लीनियर ग्राफ आ चुका था जब पावर 1 थी, यहां पर भी पावर 1 थी, लेकिन अब हमारा यहां पर ग्राफ में ऊपर पावर n आ रही है, या इक्वेशन में जब हमारी पावर n आ जाती है तो ये लीनियर ग्राफ नहीं रहता है। और इस समय हमारा फ्लूइड न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि न्यूटन्स लॉ में पावर क्या थी, दोनों तरफ 1 1। यहां पर भी पावर कितनी है, 1। ये देखो यहां पावर कितनी है, 1, यहां पावर कितनी है, 1, ठीक है। तो पावर 1 होती है, लीनियर रिलेशन आता है, लीनियर रिलेशन आता है तो आपको यहां पर लिखा हुआ भी है कि ग्राफ इज लीनियर, ठीक है। और जब आपके पावर चेंज हो जाती है तो वहां पर आपका न्यूटन्स लॉ फॉलो नहीं होगा। लिखा है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए, दीज आर द फ्लूइड्स फॉर व्हिच द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेस, ठीक है। अब यहां पर सब वैल्यू लिखिए, के जो है उसको कंसिस्टेंसी इंडेक्स कहते हैं, कोई काम का नहीं है अभी फिलहाल में, तो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, बाद में जब हम कल इसके फ्लूइड वगैरह के टाइप पढ़ेंगे तब ये बीच में आएगा, ठीक है, तब हम देखेंगे। एन क्या होता है, फ्लो, ये फ्लो बिहेवियर इंडेक्स कहलाता है। और इस इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं टाउ बराबर के टाइम्स ऑफ डी वाई डी वाई की पावर एन। और अगर मैं आपसे कहूं कि आप यहां से एक पावर निकाल दीजिए तो एन की पावर एक कम हो जाएगी, एन की पावर एक निकाल देंगे तो पावर कम हो जाएगी, के टाइम्स ऑफ डी वाई एन माइनस 1, और ये आपकी पावर यहां पर 1 हो गई। ये पावर कितनी हो जाएगी यहां पर, 1। और ये जो लिखा हुआ है दिस इज नोन एज ईटा। इसको क्या कहते हैं, ये एन ऐसा लिखते हैं, इसको कहते हैं ईटा, ठीक है। और ईटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, के टाइम्स ऑफ डी वाई एन माइनस 1, ठीक है। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को फिर से हम लोग क्लासिफाई करते हैं कि ये टाइम डिपेंडेंट होते हैं या टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं, उस बेसिस पर आपके फ्लूइड को डिफाइन किया जाएगा। इसके कुछ एग्जांपल्स देखें, टूथपेस्ट होता है, कॉस्मेटिक होते हैं, पेंट्स होते हैं, ये आपके नॉन न्यूटोनियन के एग्जांपल्स होते हैं। अभी कुछ प्रॉपर्टीज और बची है, लाइक आपको बल्क मॉड्यूलस समझाना है, कंप्रेसिबिलिटी बताना है। वहां से आपको मैंने कल थोड़ा सा तो बता दिया था, वैसे जब आप याद करें आपने आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड की बात की थी तो बल्क मॉड्यूलस इनफाइनाइट बताया था फॉर आइडियल फ्लूइड, तो बल्क मॉड्यूलस, कंप्रेसिबिलिटी एक टॉपिक पढ़ाना है, और आपके ये पूरा हमारा टाइप जो जितने भी टाइप्स ऑफ फ्लूइड हैं वो कवर करना है। और फिर हम जाएंगे हम सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी पर, ठीक है, क्या ये बात बोलिए। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप लॉ में जो कंक्लूजन है, जो नोट पॉइंट है, उनको ध्यान रखें। सारी बातें एक साथ, मतलब पूरी थ्योरी याद करके आपको थ्योरी लिख के नहीं आना है, आपको केवल टू द पॉइंट लॉ पर जाना है। लॉ क्या है वो समझे, उसके क्या रिजल्ट है, सिग्निफिकेंस क्या है वो समझे, ठीक है। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज हैं और टाइप्स ऑफ फ्लूइड है वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। थैंक यू सो मच।